अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे और ख़ास तौर से बात होगी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो यूके में सेटल्ड हैं। नाज़रीन, आपको जैसा मालूम है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस वक्त पूरे दुनिया में 6 से 8 मिलियन की तादाद में आबाद हैं और वो हर साल 11 से 12 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस भेजते हैं इस मुल्क में। इनके बारे में एक एस्टिमेट ये है कि इनके पास टोटल वेल्थ जो जमा हो गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो समथिंग लाइक 1000 बिलियन है। और उस सारे जो सेंटर्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज में उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट इज़ यूके, क्योंकि एज ए कॉलोनियल मास्टर हम लोग वहाँ बहुत ज़माने से जा रहे हैं, लोग सेटल हो रहे हैं। अब उनकी 2-3 जनरेशन्स आ चुकी हैं, नए भी लोग जा रहे हैं और यूके की एक बड़ी कलीदी हैसियत है। इत्तेफाक से हमारे पास 2 यूके के OPIF के अहदेदार आए हुए हैं। आइए मैं उनका तारुफ कराता हूँ और फिर उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं शानी महमूद साहब, जो OPIF के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट यूके भी हैं और प्रोफेशनली ही इज़ अ मेंबर ऑफ रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑल्सो चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी नेशनल हेल्थ सर्विसेज सेविंग्स नॉर्दर्न London branch. Welcome to our show, Shani. Thanks for coming in your short time. उन्हीं के साथ तशरीफ रखते हैं मसूद हसन खान साहब, जो कि MBA हैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी से और आजकल ऑपरेशन मैनेजर हैं सेलेक्ट सर्विसेज पार्टनर के। ही लुक्स आफ्टर रिटेल एंड बिजनेस एनालिस्ट। मसूद साहब भी हमारे वन ऑफ द फाउंडिंग बहुत पुराने मेंबर हैं OPIF के। ही इज़ ऑल्सो होल्डिंग द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट OPIF UK। शाहिद साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि UK हैपन्स टू बी ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ इमिग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। अप टू नाउ इमिग्रेशन इज़ कंटिन्यूइंग, अभी भी लोग स्टूडेंट के वीज़े पे जा रहे हैं। उसकी वजह यह कि देयर इज़ अ डिमांड फॉर वर्कर्स होते हैं, तो वो जानबूझ के भी शायद अलाउ करते हैं। आप लोग जब गए थे शायद हालात दूसरे हों, अब हम ये सुनते हैं कि हालात कुछ तब्दील हुए। आजकल जो लेटेस्ट पोजीशन है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वहाँ और उनकी इकॉनमी की जनरली और क्या है, ज़रा उसके बारे में बताएं। तो माइग्रेशन तो किसी भी इकॉनमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही है और लाजमी जुज़ है किसी भी इकॉनमी का। तो यूके ने हमेशा से माइग्रेशन को इनकरेज किया और रिगार्डलेस के वो चीप लेबर हो, जैसे ड्राइवर्स, बसेस या डॉक्टर्स, नर्सेस, प्रोफेशनल्स जो भी थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जहाँ पे भी इमिग्रेंट्स जाते हैं वो अपनी अटमोस्ट कोशिश करते हैं कि माशरे में ऊपर आएँ, तो उसकी वजह से जो कलीदी जॉब्स होती हैं वो सारे के सारे इमिग्रेंट्स को मिल जाते हैं और लोकल इंडिजिनस पीपल जो हैं वो हमेशा थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। उसकी वजह से जो तासुर फैला है आहिस्ता आहिस्ता मुकामी लोगों का, वो ये है कि ये इमिग्रेंट्स आके हमारे जॉब्स को ले रहे हैं, खराब कर रहे हैं। अब उस सिलसिले में गवर्नमेंट ने काफ़ी कैप्स लगाए हैं, 24,000 साल का वीज़ा कर दिया है जो हाई स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं। तो उसकी वजह से थोड़ी मुश्किल तो होगी अब लोगों को, हालांकि ये उनकी ज़रूरत भी है। अच्छा, उनको चाहिए है क्योंकि हम वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, टैक्स देते हैं, रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है, उससे GDP उनकी ग्रोथ होती है। लेकिन हालात पॉलिटिकली ऐसे हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली दुनिया के कि इमिग्रेंट्स की कोई वॉइस को जो है सपोर्ट नहीं करता और खुलेआम कोई उसको जो पॉपुलर कमेंट है वो हमेशा जो होता है वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ होता है ज़्यादातर। अभी जो 2 पार्टीज वहाँ डोमिनेंट है, लेबर एंड कंजर्वेटिव, इनमें कौन सी पार्टी आप लोगों के फेवर में ज़्यादा होती है या थोड़ा उनका सॉफ्ट कॉर्नर? ट्रेडिशनली तो लेबर रही है। कंजर्वेटिव्स हमेशा से, क्योंकि वो वेल ऑफ लोगों की पार्टी तस्वर की गई है और थोड़ा सच्चाई भी है उसके अंदर। लेकिन अब जो भी गवर्नमेंट आएगी वो उससे रिगार्डलेस इमिग्रेंट्स को इतना कुछ खास फायदा नहीं है। फायदा होता अगर लेबर गवर्नमेंट। अभी जो ये लोग जीते हैं क्या एंटी इमिग्रेंट स्लोगन पे जीते हैं?
या नहीं? अभी जो ये आखिरी इलेक्शन में कंजर्वेटिव पावर में आई है, हाँ, तो दैट वाज पार्ट, वो एंटी इमिग्रेशन वाज पार्ट ऑफ दैट इमिग्रेंट पॉलिसी। अच्छा। टोटल प्लेजेस ये थी कि हम इमिग्रेशन कम करेंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि यूके इकोनॉमी में इतना इनका शेयर है और दे डिजर्व टू बी एट द प्लेस वेयर दे आर नाउ। तो उसकी वजह से और बेनिफिट्स जो है ज़ाहिर है, जब हम लोग जाते हैं तो हम बेनिफिट्स के भी हकदार नहीं होते, उनके माशरे में जो फैसिलिटीज़ हैं उनके भी हकदार नहीं होते। आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं तो फिर उनका होते हैं। पार्ट बनते हैं। तो अभी जैसे आप हैं, आप कितने साल से वहाँ पे हैं? मैं वहाँ पे 12 साल से हूँ। तो आप यू आर यूके नेशनल नाउ हाँ, एंड यू आर इंटाइटल्ड टू ऑल द बेनिफिट्स? बेनिफिट्स अच्छा, यू हैव ड्यूअल नेशनलिटी, यू आर पाकिस्तानी एज वेल एज? है। बेनिफिट्स मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लिए, अच्छा, क्योंकि मैं हमेशा लेने वाला हाथ ज़्यादा बेहतर तस्वर करता हूँ बजाय के देने वाले हाथ के। अच्छा, अच्छा। तो इस वजह से अल्लाह के अच्छा मसूद, आपके साथ आता हूँ, आप MBA हैं, आपकी बड़ी नज़र है ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी वगैरह पे भी। ये जो सब प्राइम क्राइसिस आया, हाउ हैज़ दैट अफेक्टेड UK? क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ भी तो मेरा ख्याल है कि जितने हाउसेज हैं, Yeah, they're highly leveraged. it's affected a lot over there. Like you can say, उर्दू में market. बोले तो हमारे नाज़रीन के लिए बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा अच्छा, पिछले 2 साल ये में। 2008 में कहते जी, हैं कि जब crisis। अमेरिका में जी कोलैप्स हुई रियल एस्टेट मार्केट। जी, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। ये जो बैंक्स थे इतना फर्क पड़ा कि जो बैंक्स थे उनको गवर्नमेंट को नेशनलाइज करना कौन पड़ा। से बैंक? जैसे नॉर्दर्न रॉक है और उनको रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है। अच्छा, ये भी specialize हो चुके ये हैं? सारे बैंक जो है एटलीस्ट यानी इनकी अपनी इक्विटी वाइप आउट हो गई? नहीं, अपनी इक्विटी है, लेकिन गवर्नमेंट ने उनसे सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ शेयर जो अपने 48% to 78%। परसेंट। अच्छा, तो ये 48%, दैट इज 48% 100 जो है वो गवर्नमेंट है। लॉयड्स का है, लॉयड्स का है। 78% रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का है, अच्छा। और नॉर्दर्न रॉक का तो टोटल टोटल मेजर जो शेयर है ओन बाय गवर्नमेंट। व्हाट अबाउट बार्कलेज? Barclays and HSB still survive. They survive. They because of the international because they are international bank and but mostly. Barclays also had to invite lot of new capital, जी जो उसके शेयर होल्डर्स ने उस पर प्रेस करते हुए दिया जी, जी, 6-7 बिलियन। जी जी तो उसने भी अपने आप को रिकैपिटलाइज तो किया ना? जी दैट मींस कि एवरी बैंक लॉस्ट लॉट ऑफ मनी। लॉट ऑफ मनी। In fact, they lost all the capital. That's why Yeah. the government Yeah. came in. तो ये banks जो होते हैं, कहते हैं कि banks are like a reflection of the economy. Economy, yeah. The banks are doing well, that means the economy is doing well. Yeah. So the scenario which you have pointed out is a very serious one. Very serious because of that the investment is very shrink over there। और वहाँ पे जो लैंडिंग थी बैंकों की वो एकदम से बहुत कम हो गई। जो अच्छा, पहले जो क्रेडिट कार्ड और ये Credit card, हाउसिंग वाज वेरी इजी, very easy। अब नहीं है। Before, like you even you don't have any money, you can get the house। अच्छा, But now you can't। At least now government bank asking at least 40%। in the past how In much? the past, maybe even 2% you can get the house। 2%? 2%, yeah। यानी बैंक was taking risk on 98%. 98%। So suppose is 1 lakh rupees house, उर्दू में बात हाँ, करते हैं, 1 लाख का घर है, उसने 2% दिया, 2,000 दे दिए, जी जी और वो 98,000 का जो रिस्क बैंक ने ले बैंक लिया। ने। और खुदा न खास्ता अगर 1 लाख का घर किसी वजह से 75,000 का हो गया, तो सारा वो इस बैंक 2 तो का। गया ही, जी। साथ साथ बैंक भी, इसी बैंक- वजह से ये बैंक कोलैप्स। जी 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 जी। अमेरिका में भी है। मिल रहा था, हाँ? 110% के भी मॉर्गेज थे, 120% आपको वैल्यू का कैपिटल दे देंगे। अब अगर तो इस वजह से प्राइसेस जो थी वो बहुत हाई हो गई। अच्छा, लाख रुपए ये का ये घर था। ये जो इन्फ्यूजन हुआ मनी का, जी। उसने आर्टिफिशियली प्राइसेस को हाइप हाई कर दिया जी। तो तो जब अमेरिका से वो क्रेडिट लाइन विड्रॉ होना शुरू हुई, वो ये सारा शुरू हुआ जब आपको पता है मॉर्गन स्टैनली और ये कौन सा बैंक था वो जो गिर बैंक गया ऑफ था? अमेरिका, बैंक ऑफ सिटी अमेरिका, बैंक, सिटी बैंक, everybody collapsed। हाँ, तो ये जब इनकी जो है ना बबल, जैसे कहते हैं ना, जैसे कंप्यूटर की थी पहले बबल इकोनॉमी, सेम उसी तरह जो उन्होंने लैंडिंग इतनी ज्यादा की थी, उनके कैपिटल नहीं थे, तो इस वजह से जो और ऐसे लोगों की लैंडिंग की हुई थी जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से अमेरिका में जब वो गिरा तो सारे बैंकों को अफेक्ट इधर पे हुआ। फिर यहाँ से यूके जो है, यूके में भी ऑलमोस्ट जो मार्केट प्राइस से 40% प्राइस गिर गई थी, यानी 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन अब बैंक बहुत टाइट हो गए हैं।
where they're asking for around 40% deposit, deposit. each house, and their lending is really difficult now. व्हाट काइंड ऑफ रेट यू अब है वहाँ पे? अगर जैसे कोई हाउस के लिए तो मेरे ख्याल में 20-30 पर साल के लिए लेता है ना? जी जी, रेट्स क्या चलते हैं? उसके लिए तकरीबन 20% मिनिमम 20%? जी। अच्छा, what about credit cards? No, you're talking about interest rate is very low because government want to encourage people buy house. हाँ, because actually देखा जाए तो वहाँ डिस्काउंट रेट इज ऑलमोस्ट 0.5%. गवर्नमेंट से you can banks can borrow as much they want at 0.5%. जी, so they can afford to lend cheaper. Yeah, तो 20 साल का क्या 7-8% होगा? जी, अभी जो है जैसे गवर्नमेंट का जो रेट, अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो रेट है वो 0.5% है, 0.5 है, लेकिन जो गवर्नमेंट लैंड कर रही है अराउंड 7 to 8%. जो बैंक जो लैंड कर रहे हैं उनका तो ठीक ठाक है। बैंक को तो मार्जिन से मतलब है ना? जी जी। अगर जैसे यहाँ पे है बैंक इज गिविंग आउट लोन एट 14%. जी। And if the banks are lending at 6.20, still they are making 6. What you are saying here is they are making 6.5. 6.5, which is quite good. Quite good, yeah, because their risk is now minimized and they're getting good profits. The bank who survives, like जो बच गया बैंक, वो अच्छा खासा प्रॉफिट अब कमा रहे हैं और फिर से रिस्पांसिबल बैंकिंग हो रही है। रिस्पांसिबल बैंकिंग। अच्छा, आप दोनों से पूछूंगा, क्रेडिट कार्ड सुना हुआ बहुत इजी था, व्हाट इज हैपनिंग टू दैट? क्रेडिट कार्ड पहले जो था वो बहुत इजी था, जिसको कहते हैं कि कोई भी अप्लाई के पास 5, 10, 20 क्रेडिट कार्ड, एक से लिया दूसरे को दिया कर दिया, वो सिलसिला होता था जैसे बैंक आप बैलेंस ट्रांसफर कर दें, आपको एक का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, दूसरे पे ट्रांसफर कर दें उसका रेट। तो ये जो जैसी जब ये क्राइसिस आया लैंडिंग का, तो जितने बैंक से इन्होंने, जैसे फर्ज करें कि आपकी क्रेडिट लिमिट 10,000 पाउंड थी एक कार्ड पे, तो उन्होंने कम करके उसको 2,000 कर दिया, यानी कि 80% they cut it because. So what kind of interest rate on that? It depend on the bank. Some even charging 200%. Now there is some banks, like you said, you can say capital card or which card, the card which you say that very easy to get. They're easy to get, but they charge like 200% interest. Oh my God. But normally if somebody gets into that, he's finished. Yeah. तो तबाह हो जाएगा। अच्छा, आप दोनों के बारे में also because you are part of the OPIF philosophy के काम तो कहीं भी जाके करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप लोग, जैसा कि हमको पता है, you people have been investing in Pakistan, not in UK. आप बता सकते हैं, महमूद आपसे शुरू करता हूँ, कि 14 साल से आप हैं, आपने जो कुछ कमाया है, मैंने सुना है कि यू हैव इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान, व्हाई नॉट यूके? देखिए, हर इंसान बेहतरी चाहता है, लेकिन खुश जब रहता है जब उसके इर्द गिर्द के लोग खुश हों। यू मीन द एक्सटेंडेड फैमिली? हाँ, एक्सटेंडेड फैमिली, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, आपको जानने वाले जो आपकी ज़बान बोलते हो। अब बिजनेस तो देखिए मैं वहाँ भी कर सकता हूँ और कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जो भी इन्वेस्टमेंट है, मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि अपने लोगों को फ़ायदा हो। अब देखिए, लाखों पाउंड का टैक्स अगर साल में मैं दे रहा हूँ, तो वो सारा तो यूके इकॉनमी के लिए और वहाँ के लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है ना। इस मुल्क में पढ़ाया लिखाया, देखिए जो एजुकेशन मैंने यहाँ हासिल की जामे कराची से, तकरीबन 4 या 5 करोड़ की वो एजुकेशन है। 5 करोड़ की अगर आप यूके में लेते? यूके में लेता, यहाँ ऑलमोस्ट फ्री लिया आपने, यहाँ पे फ्री है। इसी तरह से डॉक्टर, या बहुत ही मिनिमम उसकी कॉस्ट है ना होने के बाद, जिस तरह से डॉक्टर इंजीनियर्स बनते हैं, अगर वहाँ जाके पढ़ें तो इनका साल का जो है वो 1-1 लाख पाउंड का खर्चा है डॉक्टर बनने पे। जी, मैंने ये सुना है कि वेस्ट में जो भी इंसान एक डॉक्टर बनता है, उसके ऊपर 5-6 लाख डॉलर या पाउंड का कर्जा चढ़ जाता है, नॉर्मल बात है, क्योंकि माँ बाप तो इस लेवल की सपोर्ट कर नहीं सकते एक नॉर्मल फैमिली। तो पहले फ्री था। अच्छा, पहले यूके में स्पेशली, यूएस में तो नहीं था। 80 से लेके 1 लाख डॉलर तो उसकी फीस वगैरह बन जाती है, तो कोई एक नॉर्मल फैमिली तो यूके में या यूएस में इतना पैसा नहीं दे सकती, तो वो बोरो करता है टू द कंट्री, इसलिए आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो डू यू एम टू कम बैक टू पाकिस्तान इन ड्यू कोर्स आफ्टर 20 you have done your 20 years or whatever, once you have achieved your हमारी what about you Mr. Masroor? हमारी जो टोटल कमिटमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ है। अच्छा, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के साथ है। इवन के जो हालात रहे पिछले 10 सालों में, बहुत ख़राब भी रहे, अच्छे भी रहे,
मैंने उस वक्त इन्वेस्टमेंट की थी जब लोग यहाँ मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। अच्छा। लोगों ने मुझे बहुत बोला कि नहीं आप कहाँ जा रहे हो, ये कहाँ आप पागल हो गए। इवन कि यहाँ के लोग जो है वो कह रहे हैं यहाँ पे नहीं लगाओ पैसा, लेकिन मैं क्योंकि मैं इस कंट्री का बच्चा हूँ तो मैंने इसलिए यहाँ पे हमेशा यहीं पे जो भी किया मैंने यहीं किया, क्योंकि मेरी फैमिली यही अच्छा, अब ये तो मोहब्बत वतनी आपकी हो गई, लेकिन फ्रॉम वेरी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है आप अगर बैठ के एनालाइज करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट आपने मिसाल के तौर पे आज से 10 साल पहले की या 8 साल पहले की, हाउ हैज इट ग्रोन और नॉट ग्रोन एज ए इन्वेस्टमेंट? अगर वही इन्वेस्टमेंट मिसाल के तौर आप यूके में करते हैं, would it have been a better investment? Apart from patriotism हम बात कर रहे हैं, practical as a purely business point of view से, the growth has been better here or there? यहाँ ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो जैसे आपने अगर 10 साल पहले 5-6 लाख रुपए लगाए थे, it has grown to say करोड़ और something। मैं ज़्यादा रिवॉर्ड्स भी रिस्क हमने रिस्क उस जमाने में जैसे लिया, मैंने जैसे एक छोटी सी प्रॉपर्टी ली जिसकी कीमत 12 लाख थी। 12 लाख जी 12 लाख की थी। अब किस सन की बात है? ये तकरीबन 2001 की बात मैं बता रहा हूँ। 2001 से 9 साल पहले। जी 9 साल पहले। तो वो जो मैंने 12 लाख की थी, अब उसी चीज की वैल्यू तकरीबन 1 करोड़ के करीब। उस प्लॉट की वैल्यू जो आपने बनाया वो अलग, जो मैं बनाया वो अलग। तो इस प्लॉट की वैल्यू तकरीबन ये हो गई। तो इस तरह अगर आप यही पैसा 9 साल पहले यूके में लगा देते किसी हाउस में तो क्या होता? तो उसकी वैल्यू जी उसकी वैल्यू तो आधी हो सकती थी। हो सकता है गिरने का कोई चांस नहीं, जी बढ़ने के तो चांस बढ़ने। व्हाट अबाउट यू, आपने जो यहाँ इन्वेस्टमेंट की किसी चीज में भी, हाउ हैज इट ग्रोन और नॉट ग्रोन? अगर इसी तरह का, अच्छा, यानी कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को इस रेट से बढ़ा सके। और दूसरा ये कि सेकंड चीज़ ये कि जो भी बिजनेसेस हैं उसकी यहाँ पे अगर आता है तो उसमें जो इकोनॉमिक साइकिल का पार्ट बनता है ना, उससे मुझे इस चीज़ में बेनिफिट है कि आपके लोगों को फायदा होगा, अपने लोगों को फायदा। आपने अगर एक प्रॉपर्टी भी मिसाल के तौर पे 9 साल पहले खरीदी थी 12 लाख की, तो किसी बेचारे स्टेट एजेंट ने कमीशन कमाया, रजिस्ट्री हुई होगी वहाँ, कुछ लोगों को आपने ऑफिशियल भी दिया होगा, अनऑफिशियली भी कुछ दिया होगा, तो आपने इंजेक्ट किया इकोनॉमी के अंदर। अब ये कि अब जैसे वो प्रॉपर्टी खरीदी, अब उस पे जो मैं जैसे घर बनाया, फिर वो उस पे मैंने जॉब, इससे हजार, यानी कि बहुत सारे लोग जो है उससे रिलाई करते हैं। अब उस चौकीदार रखा तो चौकीदार को सैलरी मिल रही है, अब उस पे जो लोग काम कर रहे हैं उसको सैलरी मिल रही है, जो सामान खरीद रहा हूँ उससे लोगों को। जो प्रॉपर्टी आपने बनाई जी इन पीरियड में, तो उसके रेंट वगैरह जो मिल रहा है, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? जी रेंट तो पे मैंने दिया नहीं, लेकिन अगर रेंट मिले तो नहीं, मगर जो ऑफिशियल मार्केट रेंट है, रिटर्न इज गुड वन, इज ऑलराइट, वी कैन से दैट्स गुड। इस तरह की अगर 3-4 प्रॉपर्टी आपके पास हो जाए जी, एंड विद द रेंट व्हिच इज प्रिवेलिंग, व्हिच विल चेंज अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स, you can easily retire here. जी वो ये इस इकोनॉमिकली इज गुड, बट हम लोग के सबसे ज्यादा फेयर जो है यहाँ पे जो है ना, जो यहाँ के हालात जो होते हैं खराब। हाँ, अब इस पे आता हूँ कि आप लोग, मैंने आपको दूसरी जगह बोलते हुए सुना है बहुत, आप लोग ये कहते हैं कि जो हालात अभी हो गए वेस्ट में, जो वहाँ के फ्यूचर डार्क नजर आ रहा है, और अब तमाम दुनिया के इकोनॉमिस्ट ये कर रहे हैं कि the future lies in the east, and they point out to China. Now it become the second biggest economy. 1950 में poorest country था दुनिया का. India is also coming up. पाकिस्तान थोड़ा सा लैग कर रहा है। तो महमूद, आप लोग जो देखते हैं वहाँ से, वहाँ आपने पूरी दुनिया देखा है, यूके को देखा है, यहाँ कौन कौन सी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो आपके ख्याल में तशद्दुद का वजह बन रही है, लॉ एंड ऑर्डर का वजह बन रही है? कोई तो रीज़न है। यूके में भी किसी ज़माने में बड़ी लॉलेसनेस थी जी, जब आप 1750 में जाके देख लें जी, लोग रोडों पे छीनते थे क्योंकि गुर्बत थी। आज कोई नहीं छीनता, तो हर आदमी के पास है। यूएस में बड़ा, आपने कॉबॉय मूवीज देखी है कि किस तरह की मार कटाई होती थी, अब नहीं होती। तो क्या अभी आपको क्या क्या बड़ी बड़ी चीज़ें नजर आती है विच यू वुड विश टू रिफॉर्म, जो हम अपने पॉलिटिशियंस तक आपकी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारी कौम बहुत अच्छी है और बहुत सादा है, बस थोड़ी सी उसको गुमराह लोग कर देते हैं और थोड़ा सा उस पर जस्टिस की कमी है। जस्टिस की कमी है हमारे मुल्क में, इंसाफ लोगों को चाहिए। अब जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स हैं, इस मुल्क में लैंड रिफॉर्म आज तक हुए, कागज पे हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब
100 एकड़ और 200 एकड़ जो था ज़ेरे काश्त और गैर ज़ेरे काश्त, वो भी बेहतर मॉडल था। आप उससे भी छोटा कर ले, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे वो चीज़ जो है आएगी नहीं। आप समझते हैं कि लैंड रिफॉर्म का ना होना जो है मेजर कॉज है ऑफ पॉवर्टी एंड लॉलेसनेस, जो भी कह सकते हैं, क्योंकि गरीब इलाके से ही सारे टेररिस्ट बन के आते हैं। जी जी। और देखिए हर हाई राइज बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए एक कच्ची बस्ती लाजमी उसके साथ, तो उसको भी आबाद होना चाहिए आपके उसको भी साथ। आबाद हो। आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे, वर्क फोर्स यहाँ तो उनको बड़ी नफरत की निगाह से देखा जाता है ना, उनको हर वक्त तोड़ने के बाद प्लान बन रहे होते हैं कि इसको तोड़ो, यहाँ पे हाई राइज बना दो। भाई साहब यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक के नाज़रीन हम लेंगे यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।